अच्छा, जैसे हमने कल आइजा जो 510 किया था ऑडिटिंग इनिशियल एंगेजमेंट, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई उसमें अलग से सवाल नहीं आता, आया भी है तो 2007, 6, 5 में, उसमें मैं क्या ही करा दूंगा, मतलब कराऊंगा भी तो तुम्हारा टाइम ज़ाया होगा। उसमें था ही क्या, जब तुम सवाल खोल के देखोगे उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि आप पहली बार ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं तो बताएं ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो उसमें सारे प्रोसीजर थे ना, जिसमें आप कहते हैं कि भाई लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स देख लेंगे, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सही से हुए या नहीं हुए वो देख लेंगे। फिर आप ये कहते हैं कि भाई अगर लास्ट ईयर ऑडिटर था तो उसके ओपनिंग बैलेंसेस को जाके ऑडिट कर लेंगे, करंट ईयर में प्रोसीजर करके कुछ ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई हो सकते हैं। तो जेनरिक बातें थी, खोल के लिखनी थी, बट एग्जामिनर अब स्पेसिफिकली वो नहीं पूछता, वो एक सवाल में डाल देगा कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ कंपनी, तो आपको बोलेगा बताओ कि आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे या आपकी कंसिडरेशंस क्या होंगी। यानी एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि व्हाट वुड बी योर कंसिडरेशंस या ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर आप क्या सोचेंगे। तो आपने फिर ये दिमाग लगाना होगा कि मुझे 510 की बातें लिखनी है कि ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर, सिंस दिस इज आवर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट एंड वी हैव टू प्लेस रिलायंस ऑन कौन से बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस, तो हमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी। पहली चीज़ देखनी होगी कि क्या हमारे ओपनिंग बैलेंसेस मिसस्टेटेड तो नहीं है जिसका इम्पैक्ट इस साल आ रहा हो। ये लिखने की थीम होगी, कहने का मतलब है दिस इज स्ट्रेटजी। बच्चा इसमें घबरा जाता है कि यार वो स्ट्रेटजी कैसे बना रहा है। भाई तुम भी इस जगह होते तो तुम लोग भी तो ये करते ना कि यार तुम बोल रहे हो कि भाई एक नया साल का ऑडिट है, तुम्हारी स्ट्रेटजी में पहली चीज़ ये होगी कि मुझे कौन से बैलेंस वेरीफाई करने हैं, ओपनिंग, और फिर इसी के अंदर दूसरा मकसद लिखोगे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या ओपनिंग बैलेंसेस में सही अप्लाई हुई हुई हैं, और अगर हुई हुई हैं भी तो कंसिस्टेंटली हैं, और अगर कंसिस्टेंटली नहीं भी हैं तो क्या IAS 8 के हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट हो गई या नहीं हुई। ये तुम्हारी प्लानिंग की बातें हो जाएंगी। फिर अगर वो पूछे इस पर प्रोसीड या रिस्पॉन्ड क्या करोगे, तो आगे की बात है। यानी तुम्हें अपने दिमाग के फेस को चालू रखना है कि इस साइड पूछना है, ये लिखना है या ये लिखना है। तो मैं तुम्हें आइडिया देता रहूँगा, पर अगेन मतलब ये टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी कि मैं तुम्हें बेसिक सवालात कराऊँ जो आए हुए हैं। बड़े सवालात हमने देखे भी, हमने सीखे भी, आया 600 में भी किया, आगे भी करते रहेंगे, पर मैं तुम्हें हिंट देता रहूँगा कि सवाल कैसा आएगा, इससे क्या आ सकता है। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे लेवल पे क्या वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन से सवाल पूछेगा, सोचने की बात है ना। बट हाँ, किसी सवाल के अंदर तुम्हें रिस्क होगा और तुम्हें प्रोसीजर बताने होंगे, तो तुम वन ऑफ प्रोसीजर लिख सकते हो कि मैं क्या भेजूंगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। किसी सिचुएशन में वो बोल सकता है कि भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रहा, तो उसमें याद है हम करते थे, इवेल्युएट करते थे उसकी रीजनेबलनेस ऑफ द रिक्वेस्ट कि क्या वो रीजनेबल है, अगर डिस्प्यूट है तो रीजनेबल है। तो सारी बेसिक बातें हैं, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट इन CFAP 6। क्लियर है? तो मैंने कहा पहले क्लियर करूं, क्योंकि CFAP 6 में सबसे बड़ी बच्चे को मुसीबत होती है कि सवाल कैसा आएगा। तो मैं तुम्हें अवेयर करता रहूँगा कि सवाल ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। देखो तुम खुद देखो ना, जब ऑडिट स्ट्रेटजी की बात आई तो यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर में तुम 510 की बातें लिख सकते हो ना, तो वहाँ से नंबर खींच लोगे। अब आज ये टॉपिक शुरू करा रहा हूँ, उसमें भी सिखाऊंगा कि इसमें से क्या बातें लिख सकते हो वाइल यू आर डूइंग अ प्लानिंग। क्लैरिटी है? चलें जी। तो भाई आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है आइजा 502 यू कंसिडरेशंस व्हेन यू आर ऑडिटिंग एनी एंटिटी दैट इज यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो हो गई अंग्रेजी जो कि हमारे ऊपर से गई होगी। हम क्या कहते हैं, ज़रा सुकून से समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। हमने बोला कि भाई ये एक एंटिटी, अच्छा ये बड़ा सुकून से समझना होगा, ये बहुत ट्रिकी है। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं बेवकूफ़ बनाता, मैं बोलता चलो और यार एक साथ 10 स्टैंडर्ड कवर कर लेते हैं रिपोर्टिंग के। तो रिपोर्ट तो तुम लोग यूँ कर लेते हैं ना, फिर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस चलती रहती, टाइम पे टाइम ज़ाया होता। तो हमने कहा पहले वो वाले स्टैंडर्ड करेंगे जो कि मुश्किल हैं और जो न्यू हैं, जिससे तुम्हें वाबस्तगी नहीं है। अब मॉडिफिकेशन तुम्हें पता है, कैम तुम्हें पता है, EOM तुम्हें पता है, अदर मैटर तुम्हें पता है, तो मैं वहाँ पे आता हूँ। पर पहले न्यू चीज़ें देखते हैं जो तुमने कभी भी नहीं देखी हैं। चलें जी, हमने कहा ये एक लेट से एक एंटिटी है, सही जी, आप इसके ऑडिटर हैं, आप बन चुके हैं इसके ऑडिटर, सही है जी। अच्छा, अब इस एंटिटी के P&L के अंदर एक सैलरी एक्सपेंस आ रहा है जो कि एडमिन में छुपा हुआ होता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस में भी होता है, ब्रेक हुआ हुआ होता है ना बाय फंक्शन, कि सेल के बंदों का जो है वो सेलिंग में जाएगा और जो मैन्युफैक्चरिंग के बंदों का है मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, एडमिन के बंदों का है एडमिन में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, खैर सैलरी एक्सपेंस आ रहा है। अब होता क्या है, बाज़ औक़ात के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना पेरोल है ना
वो क्या कर देती है, आउटसोर्स कर देती है। अब ज़रा बात सुकून से समझिएगा, आउटसोर्स का मतलब ये है कि इसने अपना पेरोल किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स किया जो कि आज भी मेंटेन करेगी, कौन आया कौन गया, थंब इम्प्रेशन के तहत। याद आ रहा है, हम इंटरनल कंट्रोल भी साथ साथ करेंगे। हाँ, थंब इम्प्रेशन के तहत। तो मुझे एक बात बताओ, ये हो गया आज वाली बात। अच्छा, दूसरा, रेट्स या सैलरी भी मेंटेन कर रहे होंगे ये लोग। कौन लोग? दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने क्या किया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है। अच्छा भाई, ये यहाँ पे आपकी टैक्स की डिडक्शन भी कर रहे होंगे, ऐसा ही है, और आपके एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में भी भेज रहे होंगे, ऐसा ही है। ये हिसाब किताब चल रहा होगा, पर ये आप कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम इस आयजा की ज़बान में कहते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो अब चैप्टर का नाम रीड करते हैं। चैप्टर का नाम है ऑडिट कंसिडरेशंस। जब तुम किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जो किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रही है, तो आपका दिमाग यहाँ घूमना चाहिए कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को वो यूज़ कर रही है, मुझे क्या पंचायत है। हम यहाँ से बात निकालेंगे ना, क्योंकि यह है टेक्निकल बहुत। वापस से, आपकी किताबों में सैलरी एक्सपेंस आ रहा है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, पर वो सैलरी एक्सपेंस की सारी वर्किंग कहाँ होती है? क्योंकि लोग बोलते हैं यार, बोलते हैं कि भाई मैं इस हैसल में नहीं पढ़ना चाहता, ये नॉन रूटीन चीज़ें फेंको साइड में, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट होते हैं, तो वो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पीछे कंपनी देखेंगे HRSG, वो यही काम करती है, एम्प्लॉयज़ को हायर भी करके देती है, इंटरव्यूज़ भी करती है। ये नॉन रूटीन चीज़ें ना फेंक देते हैं वो लोग, वो कोर बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं। तो खैर, फेंक दिया तो फेंक दिया, मसले वाली बात नहीं है। पर मसला कहाँ से शुरू होता है, तुम क्यों एज एन ऑडिटर्स की पंचायत करोगे, वो अभी सिखाता हूँ। अच्छा, आप एक ज़रा दिमाग लगाएं, आपको याद होगा आयजा 315, ये पूरी लिंकेज है। आयजा 315 ये कहता है कि भाई आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, और तीसरा इंटरनल कंट्रोल्स की। अच्छा, जब आप तीनों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ना, तो आपको एक चीज मिलती है जिसका नाम होता है रिस्क। जिसका नाम क्या होता है? रिस्क। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई मैंने कहा एक एंटिटी, अब हम बातें करेंगे। हमने कहा एक एंटिटी जो है वो लेट से एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, सही है, पर जहां जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करती थी उसने अपनी इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। ये तुम्हें कहां से पता लगा? एनवायरनमेंट से। अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताओ जल्दी से, रिस्क पैरामीटर पे हम जगह जगह रिस्क की बातें करेंगे, तो क्या रिस्क के पैरामीटर पे इस कंपनी का गोइंग कंसर्न का मसला आ गया? कैसे? भाई जहां ये माल बेचा करती थी वही उन्होंने इंपोर्ट ही बंद कर दी, अब तो हो ही नहीं सकता। ये आ गया गोइंग कंसर्न का रिस्क। ये गोइंग कंसर्न का रिस्क आइजा 570 में लिखा हुआ है, पर वो गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर हैं, वो गोइंग कंसर्न के। तो आपने रिस्क फैक्टर तो दिमाग में रखने ही ना, गोइंग कंसर्न मुझे आता है भाई, पर मैं गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर भेजे में रखने पर वो तुम्हें पता कैसे लगते हैं? जब तुम समझते हो एंटिटी को, एनवायरनमेंट को, इंटरनल कंट्रोल को। एक और चीज तुमने समझा, एंटिटी एक्सपोर्ट करती है, अब एक्सपोर्ट बैन नहीं हुई, पर जैसे ही तुमने देखा कि एंटिटी अगर एक्सपोर्ट करती है, सुनिएगा मेरी बात, एंटिटी अगर एक्सपोर्ट करती है तो तुम्हें पता लगा कि भाई फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है, तो क्या रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट हो जाएगा? अल्टीमेटली ये रिस्क आ जाएगा कि देयर इज अ रिस्क कि उसने अपने रिसीवेबल्स या सेल्स को करेक्ट रेट के ऊपर ट्रांसलेट ना किया हो। सिंपल बात हो गई। अच्छा, दो तीन चीजें और। एक सुपर टैक्स लॉन्च हो गया अभी, एक नया लॉ आया सुपर टैक्स 10% का, जिसका 500 का मिलियन से ऊपर का प्रॉफिट है। अच्छा, मुझे बताओ ये इवॉल्वमेंट कहाँ आई है लॉ में? तो वो कहता है ना कि उसके लॉज एंड रेगुलेशंस को भी समझो, एनवायरनमेंट के अंदर उसके लॉज एंड रेगुलेशन को भी समझो, उसमें अपडेट्स को देखो। तुमने देखा भाई लॉ में ये अपडेट आई, तुम्हारा रिस्क है कि हो सकता है कि और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ भी था कि इंटेंशनली एक्सपेंस बुक नहीं किया था,
उसने मतलब जब पे करने की बारी आएगी आगे कर लेंगे, भी प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। तो ये रिस्क कहाँ से एलिवेट हुआ था? जब आपने समझा था किसको? एनवायरनमेंट को, उसके लॉज एंड रेगुलेशन को, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, मैं टेलीकॉम सेक्टर का ऑडिट कर रहा हूँ और ये नॉर्मल बात है तो मैं डिस्क्लोज भी कर सकता हूँ। टेलीकॉम सेक्टर जो उनकी बाहर कंपनीज होती है ना, जैसे PTCL की पेरेंट कंपनी है एतिसलात, EN ग्रुप, तो वो यहाँ से रॉयल्टी बेचती है बाहर। सही है ना भाई, उसने अपना नाम दिया है तो रॉयल्टी भेजेगी। अच्छा, अब जो हमारे पास ये जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं वो कहती हैं जब आप रेवेन्यू भेज रहे हैं ना तो उसके ऊपर FED ने, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, हमें पे करें। ये कहता है कि भाई ये जो मैं रॉयल्टी भेज रहा हूँ ये कोई ऐसी सर्विस ही नहीं है जो वो मुझे दे रहा है, मैं तो बस ऐसे उसको डिविडेंड की फॉर्म में भेज रहा हूँ। तो ये मुद्दा, ये पंगा ओवरऑल इंडस्ट्री में चल रहा है। तो ये वाला रिस्क के इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तुम्हें कहाँ से पता लगा होगा? इंडस्ट्री से। यानी मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं टेलीनॉर का भी ऑडिट करता हूँ तो टेलीनॉर में भी ये मसला है, तो जब मैं यही ऑडिट यूफोन का करने आऊँगा तो बाय डिफॉल्ट ये रिस्क यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा। यस, तो इंडस्ट्री से तुम्हें मल्टीपल रिस्क पता लगता है। मतलब ये बेसिक बातें बता रहा हूँ, यहाँ तक बात समझ आ रही है। और वो बेसिक बातें कि भाई अगर आपके पास मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ गए हो, तुम्हें मार्केट से पता लगा कि सब ने अपनी प्राइसेस नीचे कर ली हैं, तो क्या तुम्हारी सेल ऊपर जानी चाहिए? नीचे आनी चाहिए ना। तो रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया। ये सारी बातें हैं, पर ये सारी बातें एक इन्वायरमेंट से, इंडस्ट्री से, एंटिटी से निकल के आ रही थी। ये बात तो हो गई साइड में। फिर वो कहता है कि आपको कुछ रिस्क पता लगते हैं जब आप इंटरनल कंट्रोल्स को समझते हैं। कैसे? आप ज़रा बात समझिएगा। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, ये रेवेन्यू पे ही एग्जांपल रखूँगा मैं, सही है जी। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन पे गया, मुझे पता लगा कि जो पेरोल सिस्टम है इसके अंदर कोई भी एंट्री कर सकता है, इसके अंदर कोई भी एंट्री कर सकता है। तो मुझे आप एक बात बताओ, यहां पे मेरा क्या रिस्क होगा? रिस्क ऑफ नहीं, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सैलरी एक्सपेंस। क्या रिस्क होगा? रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सैलरी एक्सपेंस। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सैलरी एक्सपेंस क्यों? क्योंकि तुमने क्या एनवायरनमेंट को देखा, एंटिटी को देखा, या कंट्रोल्स को देखा? आप कहते हैं कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो सैलरी एक्सपेंस आ रहा है, ये रहा जो सैलरी एक्सपेंस आ रहा है, इस सैलरी एक्सपेंस के बुक होने में इसके ऊपर पीछे क्या कंट्रोल लगेगा? तो ये एंटिटी की बात नहीं है, ये एनवायरनमेंट की बात नहीं है, ये उसके अंदर लगे हुए कंट्रोल्स की बात है। तो वो कहते हैं कंट्रोल भी देखो किसी आइटम के ऊपर जो कि सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है। क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट। अच्छा, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में इसलिए कहता हूँ क्योंकि हर एंटिटी में ये सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो एक मेजर कॉस्ट होती है। तो मेजर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ऐसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है जो मेरे लिए क्या है? सिग्निफिकेंट है। उसके ऊपर मुझे क्या समझना है? कंट्रोल। अच्छा, अब जरा अपने कैफ की दुनिया में वापस जाते हैं। मुझे बताओ, हमने ये देखा था, मैं IT कंट्रोल्स भी साथ साथ रखूंगा क्योंकि हम बच्चे नहीं थे, हम थोड़े से ऊपर आ चुके हैं लेवल पे। हम जब यही पेरोल साइकिल कैफ में किया करते थे तो वहाँ पे हम कहते थे कि इदारा कंट्रोल लगाता है इसलिए कि सिर्फ उस बंदे को पैसे मिलें जो एंटिटी का एम्प्लॉई है। याद आ रहा है? तो उसके लिए हम एक कंट्रोल का नाम लिया करते थे जो IT कंट्रोल होता था, जिसमें हम कहते थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, या दूसरा हम कहते थे लिमिटेड एक्सेस राइट्स। तो जो नीचे मैंने लिखा हुआ है, पेरोल सिस्टम में कोई भी घुस सकता है, तो क्या उसके अंदर मैं कह रहा हूं कि लिमिटेड एक्सेस राइट्स नहीं है? क्या मैं कह रहा हूं लिमिटेड एक्सेस राइट्स? अच्छा, लिमिटेड एक्सेस राइट ना होने का मतलब है कोई भी बंदा पेरोल में ऐड हो जाएगा उसको पैसे निकल जाएंगे। कोई भी बंदा पेरोल में ऐड होगा उसको पैसे निकल जाएंगे। ये तुम्हें रिस्क कहां से पता लगा? इंटरनल कंट्रोल्स को समझ के। इंटरनल कंट्रोल को, अब जरा अपने अल्फाज चेंज कर रहा हूं मैं, तुमने इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन देखा, इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन देखा कि किस तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है। यानी मैंने बोला भाई, कोई बंदा बोल रहा है यार सैलरी पे तो मेरे कंट्रोल लगे, मैंने क्या लगे मैं? तो बोल रहा यार बस हम सैलरी में, पेरोल में डेटा एंटर करते हैं। मैंने कहा डेटा एंटर करते हैं कौन कर सकता है? बोलता है कोई भी। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये कंट्रोल हुआ? नहीं, ये कंट्रोल डिजाइन नहीं है, इसको हम कहते हैं डिजाइन ऑफ कंट्रोल।
फिर एक होता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। वो तो अलग बात है कि कंट्रोल होगा तो ऑपरेट होगा ना, यहाँ पे तो कंट्रोल ही नहीं है। तो पहले बताओ मेरे बच्चों, ये सारी बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि कंट्रोल की दुनिया है इसके अंदर पूरी। कंट्रोल के डिज़ाइन में और कंट्रोल के ऑपरेट होने में फ़र्क समझ आता है कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है तो ऑपरेटिंग तो बाद की बात है। पहले क्या देख रहे हैं कि डिज़ाइन है या नहीं, यानी एक चीज़ का डिज़ाइन बनाया नहीं बनाया, कंट्रोल बनाया नहीं बनाया। अगर कंट्रोल ही नहीं बनाया तो टेस्ट करने का तो फायदा ही नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर कंट्रोल गायब है तो मेरा रिस्क क्या हो जाता है, हाई हो जाता है कि इस सैलरी एक्सपेंस में कोई भी एंट्री करके चला गया होगा। यहाँ तक बात समझ आती है? चलो जी, दूसरा मकसद क्या था हमारा पेरोल साइकिल में कि जिसने जितना काम किया है उसको उतने पैसे मिले। जिसने जितना काम किया है उसको उतने पैसे मिले। तो हम ये कहते थे ना उस ज़माने में, अपने कैफ के ज़माने में, कि एम्प्लॉय शुड बी पेड फॉर द वर्क डन ओनली। ये कहते थे हम, एम्प्लॉय शुड बी पेड फॉर द वर्क डन ओनली। अच्छा, अब थोड़ा सा और तुम्हें एक ऊपर की लेवल पे लेके जाते हैं। इसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। याद आ रहा है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, ये मेरा मकसद है कंट्रोल लगाने का, ये मेरा मकसद है, मकसद ये है। अच्छा, इस मकसद को अचीव करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? कंट्रोल लगाऊंगा। अच्छा, क्या मैं टाइम इन टाइम आउट का सिस्टम लगा सकता हूं? ऐसा ही है, इसके अंदर भी आपको दो चीजें सीखी थी, क्लॉक कार्ड और थंब इंप्रेशन सिस्टम। ऐसा ही है। हमने कहा क्लॉक कार्ड हो गया और थंब इंप्रेशन हो गया। अब तुम लोग मुझे बताओगे, मैंने कहा चलो आप अज्यूम कर लो कि लिमिटेड एक्सेस राइट्स हैं पहले वाले में, और लिमिटेड एक्सेस राइट एक कंट्रोल है। उसका मकसद क्या था कि अनऑथराइज सैलरी ना जाए। अनऑथराइज सैलरी वो था कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, उसके लिए क्या लगाया? कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या, चलो बंदे तो लॉक हो गए, अब जितना काम किया है उतने ही पैसे मिलने चाहिए। तो आप सब मुझे बताएंगे कि जितना काम किया है उतने ही पैसे मिलने चाहिए, तो मुझे उसका आना और जाना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो या तो वो मैनुअल करूंगा या ऑटोमेटेड करूंगा। अच्छा, आजकल की दुनिया क्योंकि आईटी सिस्टम पे जा चुकी है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है कि आप कभी फर्म में भी जाते हैं तो वो टाइम इन टाइम आउट चल रहा होता है वहाँ पे, कि वहाँ पे टाइम इन होगा, टाइम आउट होगा, टाइम शीट्स भी भर रहे होते हैं। फिर टाइम शीट भर रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली अ कंट्रोल, कि आपने पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में क्या काम किया है, किस इंगेजमेंट पे काम किया है। तो यहाँ पे भी वही हिसाब किताब है, पर ये इदारे की तरफ से है। अब आप समझें, तुमने इंटरनल कंट्रोल को समझा और तुम्हें पता लगा, अभी कहानी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही मैं लिंक कर दूंगा 402 से, सही ना? तो तुम्हें क्लिक हो जाएगा भाई हाँ यार ये तो बात समझ आ गई। सुनना, अब मैंने कहा तुम्हें पता लगे कि टाइम इन टाइम आउट का कोई निज़ाम नहीं है। टाइम इन टाइम आउट का कोई निज़ाम नहीं है। तो टाइम इन टाइम आउट का अगर कोई निज़ाम नहीं है तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये कोई रिस्क है? यस। क्या रिस्क है? उसको ज़्यादा पे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है या उसने काम नहीं किया, काम नहीं किया। तो ये रिस्क एलिवेट कैसे हुआ? तुम्हें एंटिटी से पता लगा, एनवायरनमेंट से पता लगा, या इंटरनल कंट्रोल से? इंटरनल कंट्रोल से। तो वो तभी कहता है कंट्रोल्स को समझो कि उस लाइन आइटम के ऊपर कंट्रोल क्या लगेगा, तो यू गेट टू नो एवरीथिंग कि वहाँ पे मसला हो सकता है। तो हमने दो चीज़ें सीखी, तीन चीज़ें सीखी। एक तो एंटिटी को समझ के, इन्वायरमेंट को समझ के और इंटरनल कंट्रोल को समझ के हमें समझ आ जाती है बात कि यहाँ पे मसला हो सकता है, क्योंकि जहाँ कंट्रोल नहीं है वहाँ पे खुला खाता है। जो खुला खाता है तो रिस्क क्या हो जाता है? ज़्यादा। इन एनी केस, इतनी देर से ये समझाना चाह रहा हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कंट्रोल्स फॉर रिस्क असेसमेंट, फॉर रिस्क असेसमेंट। अब इसको 402 से कनेक्ट करें। हाँ जी, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, 402 से कनेक्ट करें प्लीज़, जल्दी बताओ। वेरी गुड। पर 402 से कनेक्ट करने से पहले, क्योंकि मैं आपको आईडी की दुनिया सिखा रहा था, तो मुझे बताओ
टाइम इन टाइम आउट पर थंब इम्प्रेशन और क्लॉक कार्ड सिस्टम तो लगा दिया, थंब इम्प्रेशन और क्लॉक कार्ड सिस्टम तो लगा दिया। अच्छा, थंब इम्प्रेशन पता है कौन सा कंट्रोल होता है, बात समझिएगा। थंब इम्प्रेशन जो होता है ना, वो होता है आपका इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल। नहीं है ये बात समझ? इनपुट वैलिडेशन मैंने बचपन में सिखाया था आपको, आपने कहीं से भी पढ़ा हो आपको समझ आएगी। इनपुट वैलिडेशन का मतलब है एक बंदे ने थंब इम्प्रेशन किया, अगर वो बंदे का अंगूठा मैच नहीं करेगा, अगर वो बंदे का अंगूठा मैच, तो वो वैलिडेट ही नहीं करेगा, बोलेगा तुम्हारा टाइम इन हुआ ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये तुम इस लेवल पे आके ये सोचो कि तुम ये लिख सकते हो एग्जाम के अंदर कि वी कैन प्लेस अ इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल बाय प्लेसिंग अ क्लॉक कार्ड सिस्टम। क्लॉक कार्ड एक सिस्टम है, उसके अंदर कंट्रोल कौन सा लगा हुआ होगा? इनपुट वैलिडेशन। और इनपुट वैलिडेशन के साथ साथ एक और, ये वेरी गुड, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल है ये, वेरी गुड। सुनो अभी आगे, इसके बाद इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल के बाद एक और कंट्रोल लगा हुआ होगा आपके पास, एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल। याद है ये हमने किए थे कैफ में। तो ये आपके पास दिमाग में बातें होनी चाहिए, ये आइजा में नहीं लिखी हुई हैं, ये प्रैक्टिकल दुनिया की बातें हैं। आपके पास मवाद होना चाहिए, एग्जामिनर को अमेज कर देना कि भाई इसको लॉजिकली पता है बातें। तो आप एक तो कैफ लेवल होता है ना, बेसिक 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 याद कर लेते हैं, बुक होती है, किताब होती है। यहाँ पे किताब तो नहीं है, किताब तो नहीं है ना, सब याद करके जाना है। और जो आइजा की चीज़ें हैं वो तुम्हें करनी है, पर अगेन एक सिनेरियो आएगा, उस सिनेरियो के ऊपर ये कंट्रोल्स हैं। तो मैं तुम्हें जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ बताता रहूँगा। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ। ये तो कंट्रोल्स मैंने तुम्हें सिखा दिए। अच्छा, आप यानी वापस से बैक टू द पॉइंट, रिस्क कैसे पता लगता है? एंटिटी को समझ के, इन्वायरमेंट को समझ के और इंटरनल कंट्रोल को समझ के। बहुत सारी फैक्टर्स पता लगता है, वन ऑफ देम इज ऑल्सो इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब है क्या कंट्रोल्स लगे हुए किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर जो तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंट है। अब कहानी घुमाते हैं, सैलरी एक्सपेंस तुम्हारे पीएनएल में आ रहा था, हाँ या नहीं? आ रहा था, जल्दी बताओ, आ रहा था ऑनलाइन वालों? सैलरी एक्सपेंस आप लोगों के पीएनएल में आ रहा था, गुड। अब आगे कहानी सुने। जब सैलरी एक्सपेंस आप लोगों के पीएनएल में आ रहा था, क्या उस पर कंट्रोल्स होने चाहिए? बिकॉज दैट इज अ सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, यू नीड टू नो द कंट्रोल। अगर तुम्हें कंट्रोल नहीं पता तो तुम रिस्क असेस नहीं कर सकते, ये भी बात समझ आती है। तो अब अगर तुम्हें कंट्रोल नहीं पता, उसकी वजह यह है कि वो जो मैनेज कर रहा है वो कौन कर रहा है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कर रही है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब कहानी यहाँ से शुरू होती है चैप्टर की। जो पूरी कहानी सुनाने का मकसद था कि जब आप किसी ऐसे इदारे का ऑडिट करने जाएं जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करती हो, तो यकीनन सी बात है कि फिर कंट्रोल्स भी उसने लगाए हुए होंगे, कंट्रोल्स भी। तो आपको ये देखना होगा अब इस इदारे का ऑडिट करते हुए कि उस इदारे ने इस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे क्या कंट्रोल लगाए हैं। दिस इज द समरी। चैप्टर क्लिक होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, पहले तो बात समझ आई। तो अगर मैं इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पिक्चर से हटा दूं तो तुम्हें तो कभी रिस्क ही नहीं पता लगेगा। किस पे रिस्क पता नहीं लगेगा? किस पे? इस पे। अब देखो, आपकी असर्शंस होती है ना, तुम लोग मुझे बताओगे पीएनएल की अकरेंस की असर्शन होती है कि ट्रांजैक्शन अकर हुई या नहीं हुई, यानी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये एक्सेस कंट्रोल्स को हटा दूं, लिमिटेड एक्सेस है ना, तो तुम लोग मुझे बताओगे लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल को हटा दूं तो तुम मुझे बताओगे बिला वजह एक ट्रांजैक्शन बुक हो जाएगी जबकि अकरेंस होनी नहीं चाहिए थी। आप ऑडिट के पैरामीटर से सोचो ना यार, कंट्रोल लगाए जाते हैं किसी किसी असर्शन के ऊपर कि अकर ही ना हो, नहीं हुई तो अकर नहीं हो, नहीं हुई तो अकर नहीं हो। दूसरी चीज जो दूसरा तुम्हें मैंने टाइम इन टाइम आउट सिखाया, तो टाइम इन टाइम आउट अकरेंस की असर्शन नहीं है, अकर होनी चाहिए थी। वैल्यूएशन का मसला है, एक्यूरेसी का मसला है। तो एक्यूरेसी को करेक्ट करने के लिए कौन सा कंट्रोल लगा दिया? थंब इंप्रेशन, क्लॉक कार्ड सिस्टम। इसको आप इनपुट वैलिडेशन कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, और उसको आप एग्जिस्टेंस चेक कह सकते हैं। ऑल टुगेदर आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं।
पर ये कंट्रोल लगाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी असर्शन में मिस स्टेटमेंट होने से बचाने के लिए। तो वो इसलिए कह रहा है कि भाई जब तुम ऑडिट करने गए हो ना किसी इदारे का, तो आपने उस पर सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस पे आपने उसके कंट्रोल्स को समझना है। पर अब वो मुसीबत ये है कि वो कंट्रोल यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो सर्विस क्या हो चुकी है, आउटसोर्स किसके पास है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो अब चैप्टर यहाँ से शुरू होता है भाईजान कि आपने ये समझना होगा अपनी ज़िंदगी में किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कभी भी किसी ऐसी एंटिटी पे ऑडिट करने जाओ जो कि यूज़ कर रही हो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको उसने जो कंट्रोल लगाए हैं उसको समझना होगा, ताकि आपको क्या मिले, रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। अब फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, मैं किसी इदारे में गया, मुझे पता लगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, मुझे पता लगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टाइम इन टाइम आउट पे बिलीव नहीं करती, जो ये उठा के बेचते हैं उस पर सैलरी प्रोसेस कर देती है। मेरा रिस्क पूरे पेरोल के ऊपर है, सिर्फ टाइम इन टाइम आउट वाली जगह के ऊपर है, एक्यूरेसी पे, किस पे, एक्यूरेसी पे। मैं टारगेटेड ऑडिट करूंगा, मैं वहां जाके जड़ पे पहुंचूंगा, ये मसला है यहाँ पे। मिस स्टेटमेंट भी वही होगी, मिस स्टेटमेंट भी एक तो बेवकूफ़ी करूँ ना, पेरोल का रजिस्टर लूँ, माहाना ब माहाना सैलरी चेक करूँ, बेवकूफ़ाना ऑडिट करके आ जाऊँ, या तो टारगेटेड ऑडिट करूँ। क्या होता है टारगेटेड ऑडिट? कि जहाँ मसला है वहाँ पहुँचो। जैसे बैंक्स हैं, मैं बैंक्स के ऑडिट करता हूँ, तो मुझे पता लगा भाई एक जगह पे फ्लड आया है, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं पूरी एंटिटी के वापस से उठाऊंगा पोर्टफोलियो। भाई पहले तो वो बोलूँगा वो दे दे भाई जहाँ फ्लड आया है, उसमें देखूंगा रिकवरी हो रही है नहीं हो रही। भाई मुझे कैसे पता, नजूम ही हूँ मैं इन्वायरमेंट से। ये रिस्क इन्वायरमेंट से पता लगे, पर कुछ रिस्क इंटरनल कंट्रोल से पता लगेंगे। उसके लिए कंट्रोल्स बड़े तुम्हारी गेम होनी चाहिए, वो हम सिखाएंगे आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम। जहाँ जहाँ होगा मिक्स होगा। आप ये भूल जाओ कि एक चैप्टर है तो कहीं और से चौरंगी नहीं आएगी, चैप्टर है, चौरंगियाँ जगह जगह से आएंगी, तुम्हारी रिवाइव करना होगा, चीज़ें लिखनी होंगी जर्नल के अंदर, सही है। तो एक आयजा हो गया, एक जर्नल हो गया जो तुम्हें घुमाना होगा। मैपिंग कर देना, बस इस जर्नल में सबने यही बातें की थी। समझ आ रही है बात? ऑनलाइन और प्लीज़ बताओ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की पंचायत समझ आई कि क्यों करना चाहते हैं हम? इसलिए कि क्या असेस करना है, रिस्क, वो भी कहाँ से निकलता हुआ रिस्क, कंट्रोल से, कंट्रोल से निकलता हुआ रिस्क। जल्दी बता दो, ऑनलाइन और क्लियर है? हाँ जी बच्चों, सारे बच्चों जल्दी। अब्दुल रहमान कह रहे हैं ओके जी डन हो गया सर। बाकी बच्चे? हाँ जी। क्या सीए फाइनल में आने के बाद हमें शर्म आती है? हाँ लिखते हुए, जल्दी बताओ। ओके हो गया जी, चलें गुड। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ खाली, ये पहली डेफिनेशन है जिस पर मैंने इतना टाइम लगाया तुम लोगों की, पर अगेन अगर मैं टाइम नहीं लगाता तुम्हें कभी ज़िंदगी में क्लियर नहीं होता कि ये स्टैंडर्ड का वजूद क्यों आया। मैं बता रहा था ना, मैं आया था 2 बजे, तैयारी करते करते ही सो गया। मुझे पता था कि तैयारी करनी है, इस लेवल की करनी है कि तुम्हें बिठा दूँ दिमाग के अंदर। चलें, अब इसमें लिखा हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये तुम लोग रीड करना है एक एक वक्त, मतलब इसमें एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इधर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलेवेंट टू ऑडिट। वो बोल रहा है वो सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट के लिए रेलेवेंट तब होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब वो सर्विसेज और उसके ऊपर कंट्रोल्स पार्ट हों यूजर एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम के, यानी उसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को हिट कर रहा हो। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे कॉन्ट्राडिक्टरी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि अपने सिक्योरिटी गार्ड्स आउटसोर्स करते हैं, तकरीबन ही हरकत कर रही होती है। क्या वो कोई पेरोल प्रोसेसिंग कर रही है या सिक्योरिटी गार्ड दिए हुए, तो क्या वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? है, बट दैट डज नॉट रिलेट टू माई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसको सिंपल माहाना पैसे देता हूँ, कहानी खत्म हो जाती है। वो मेरे पेरोल को प्रोसेस नहीं कर रहा, उसने बंदे दिए हैं, मैन पावर दी हुई है। अब फॉर एग्जांपल मुझे जेनिटोरियल सर्विसेज चाहिए, सफाई सुथराई की सर्विसेज चाहिए, क्या वो मेरे पेरोल को प्रोसेस कर रहे हैं? क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को छेड़ रहे हैं? या बंदे भेज दिए सफाई सुथराई के लिए, बंदे भेज दिए सफाई सुथराई के लिए, उसको पैसे जाते, कहानी खत्म। तो वो कहता यह है कि कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से आप काम लेंगे, बट वो ऐसे काम होंगे जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेट नहीं करते, तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है। बात समझ आई? तो अब मैं बताता हूँ ना, मुझे आते हैं, मतलब यूके में बच्चे बैठे हुए ना, हमारे जॉब तो हो गई उनकी, चले गए हैं, पेल पाल की चीज़ें कॉल करते हैं, सर ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जुमरे में आएगा। मैंने कहा बेवकूफ़,
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जुमरे में तो आएगा, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर ऑडिट, बिकॉज दैट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि वो कंपनी जो भी कर रही है उससे तुम्हारा क्या जा रहा है, उससे तुम्हें बंदे भेज दिए, तुम उसको पैसे दे रहे हो, कहानी खत्म, तुमने उसको इख्तियार ही नहीं दिया कैलकुलेशन का। बात समझ आ रही है? तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ इम्पैक्ट ऑन योर एफएस एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर एफएस। दोनों में बात समझ आती है? लेकिन सर इसमें घोस्ट एम्प्लॉयज़ के होने ना होने को चेक कर सकते हैं ना, उस एसओ को चेक करके, उस एसओ को चेक करके, उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को चेक करके बोल रहे हैं आप। हम तो ये कह रहे हैं ना, हम ना कह रही हैं कि सर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जाके चेक कर सकते हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ उसको चेक करने से पहले आपने कंट्रोल्स देखने हैं, कंट्रोल्स देखने हैं कि उसने कितने एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड किए थे, किसने कितने, हमने कितने एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड किए थे, हमने कितने एम्प्लॉय प्रोवाइड किए थे। बेटा ये तो आप सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर कर रहे हो, ये बात नहीं समझ आई। ये तो सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर है कि आप ये चेक करना चाह रहे हो कंप्लीटनेस ऑफ एम्प्लॉय, वो तो सब्सटैंडर्ड हो गया ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? टीओसी की। और टीओसी से पहले कंट्रोल को समझ रहे हैं कि रिस्क क्या है। तो मैं कह रहा हूँ रेदर देन मैं हर महीने के एम्प्लॉयज़ उठाऊँ, इतनी डिटेल वर्किंग करूँ, इससे अच्छा मैं रिस्क असेस कर लूँ, मुझे पता लग जाएगा मसला कहाँ पर है। जल्दी बताओ, हमने बात समझ आती है? आप सब्सटेंटिव की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ मैंने तो ऑडिट शुरू ही नहीं किया। जब मैं इदारे में घुसा हूँ तो इदारे में घुसते के साथ ही मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ, एंटिटी को समझ के, एनवायरनमेंट को समझ के और इंटरनल कंट्रोल को। वो इंटरनल कंट्रोल जो इन्होंने प्लेस किए हैं, वो इंटरनल कंट्रोल जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेस किए हैं, जो कि रेलेवेंट है इनसे। और इनसे क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि वही फिगर यहाँ आएगी। तो जेनिटोरियल सर्विसेज में क्यों नहीं था? फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड में क्यों नहीं था? फाइनेंशियल में इम्पैक्ट नहीं है। चलो एक और तुमसे पूछता हूँ बात, तुमने बता दिया ना, मज़ा आ जाएगा। तुमने अपनी इन्वेंट्री, जैसे जीएसके है, ग्लेस्को स्मिथ, उसने जो है अपनी इन्वेंट्री किसी और वेयर हाउस में रखवाई हुई है, सही है? तुम लोग मुझे बताना सोच के, हाँ मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ ना ताकि तुम लोगों को याद रहे। हाँ भाई, जीएसके उसने अपनी इन्वेंट्री रखवाई हुई है किसी वेयर हाउस में, जो कि किसका है भाई? थर्ड पार्टी का है, ऐसा ही है? ये थर्ड पार्टी क्या कहलाएगी तुम्हारे लिए? बताओ ना यार। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी, पक्की बात है। देख लो, सोच के देखो, यही ट्रिक है इसमें। जल्दी बताओ, यही ट्रिक्स हैं इसमें, जल्दी बताओ। ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, इज दिस अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? अब्दुल रहमान कह रहे हैं यस, फाइज कह रहे हैं यस। इन्वेंट्री रखवाई भी है तो जाहिर सी बात है वहाँ से आउट भी होगी। नहीं, वो तो देखो रखवाई भी है बस। अच्छा, अब मुझे बताओ, इन्वेंट्री रखवाई हुई है वेयर हाउस में थर्ड पार्टी के पास। अब मुझे बताओ, क्या तुम जब ऑडिट करने जाओगे जीएसके का, तो क्या जीएसके के ऑडिट के ऊपर तुम्हें ये पंचायत होनी चाहिए कि उसने कंट्रोल्स क्या लगाए हुए हैं इन्वेंट्री के ऊपर? सोचें। नहीं? यस यस, अब्दुल्ला कह रहे हैं यस, अफीफा कह रही हैं यस, फाइज कह रहे हैं यस। रीजन तो यस का, वेरी गुड। एग्जिस्टेंस का रिस्क है, तो आपको ये पंचायत होगी कि एग्जिस्टेंस पे क्या कंट्रोल है। बात समझ आई? हाँ, तो वो अब कंट्रोल लगाएगा ना। देखो भाई, इन्वेंट्री मेरी बुक्स में तो आ रही है ना, थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है तो मेरी। अब कहने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि अगर थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री रखी हुई है तो मेरा तो यहाँ पे रिस्क आ गया ना, क्योंकि वो इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है, वो मेरे एसेट्स की सेफगार्डिंग कर रहा है। हो सकता है इन्वेंट्री चोरी हो जाए, तो पहले तो ये देखना है कि इन्वेंट्री की सेफगार्डिंग के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं। क्या एजिंग बनाता है, नहीं बनाता वो? तो एजिंग क्यों बनानी चाहिए उसको? एनआरवी के लिए, वैल्यूएशन के लिए, एनआरवी और वैल्यूएशन के लिए। बात समझ आ रही है? अच्छा, वो टाइमली जीडीएन नहीं बनाता, टाइमली जीडीएन नहीं बनाता वो वेयर हाउस। यानी मैंने बोला भाई ये माल आ रहा है, भेज दो, तो भेज तो देगा, पर उसने जीडीएन नहीं बनाई, तो क्या हो सकता है? स्टॉक आउट का चांस हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टॉक आउट का। स्टॉक आउट का चांस कैसे हो सकता है पहले बताओ? भाई इन्वेंट्री है ही नहीं, उसने जीडीएन नहीं बनाई, सिस्टम में दिख रही होगी,
भाई तुमसे मैं पूछता हूँ, जीडे नहीं बनाई सिस्टम में दिख रही होगी? क्यों दिख रही होगी? भाई फिजिकली जा चुकी है, उसने बोला मेरे पास पड़ी है, मुझे रिपोर्ट भेजेगा, मेरे एफएस में भी होगी, तो क्या इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड होगी? पर अगेन मैं तुम सबसे ये पूछता हूँ, क्या ये रिस्क हम नजूमी हैं जो देख पा रहे हैं या कंट्रोल्स को देख के? तो मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें सोचने का सलीका सिखा रहा हूँ। सही है, बेसिक लेवल पे ये बातें इसलिए नहीं करता था मैं क्योंकि वहाँ पे बच्चे थे। अब यहाँ आते हो तो थोड़ा दिमाग खोल के टेंशन भी देनी होती है कि भाई सोचने का पैरामीटर यहाँ ले आओ। बात क्लियर? कुछ पूछ रहे थे? देखो, अगर एजिंग वो नहीं बनाएगा तो स्लो मूविंग सामने नहीं आएगी, तो स्लो मूविंग की एनआरबी टेस्टिंग भी नहीं होगी। अगर स्लो मूविंग सामने आ जाए तो क्या मैं ये देख लूंगा कि क्यों नहीं बिक रही? कंट्रोल लगाना है ना उसको। यस, उससे हम करेंगे ना एनआरबी टेस्टिंग। पर अगर वो एजिंग ही नहीं प्रोवाइड करेगा तो मैं एनआरबी टेस्टिंग कैसे करूंगा? एजिंग वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कितना माल कौन सा कितना पुराना है वो तो हो बताएगा ना। सही है, पहले बताओ बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है? ये वेयर हाउस वाली एग्जांपल, चलिए गुड। अच्छा, आपने कहा फिर जीएसके, सही है, और उन्होंने जीएसके ने जेनिटोरियल स्टाफ हायर किया। हाँ, जेनिटोरियल स्टाफ हायर किया है, सही है जी, थर्ड पार्टी से। क्या करें? क्या ये हमारे लिए रेलेवेंट है ऑडिट के लिए? क्या ये हमारे लिए रेलेवेंट है? भाई आमना कह रही है नो, अब्दुल्ला कह रहे हैं नो। क्यों नहीं रेलेवेंट? सर्विस देके पेमेंट कर देंगे, कहानी खत्म। और कोई पंचायत ही नहीं है। क्या वो मेरी कुछ चीज़ें मैनेज कर रहा है? क्या मेरा अकाउंट्स उसके पास है? क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी भी लाइन आइटम के अंदर हिट है? नहीं, रेलेवेंट ही नहीं है। अभी सिखाया था। तो ये हो गई जेनिटोरियल सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस हो रही है, सिक्योरिटी सर्विस ले रहा हूँ फिर नहीं, क्योंकि अब तो बस वो आपके पास बंदा आ गया ना भाई। अब आप खुद देखो यार, उसने क्या कंट्रोल लगाना, उसने बंदा भेज दिया, खत्म हो गई बात। दैट्स इट। दैट इज नॉट रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज अपीयरिंग इन योर एफएस। बात समझ आ रही है? आईटी की कौन सी चीज़ है? लेट्स से तो फिर तो है ना, फिर तो है ना, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल वगैरह हो जाएंगे ना, फिर तो हो जाएगा। सही है। अच्छा आगे, अब इसको आगे रीड करते हैं। रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मोस्ट कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर लाइकली टू बी द पार्ट ऑफ यूजर एंटिटी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आपको ये भी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। यूजर एंटिटी इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीएसके का ऑडिट करने गया तो वो कौन सी एंटिटी है? यूजर एंटिटी। जिससे वो सर्विस ले रही है वो कौन सी है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हम कौन है? यूजर ऑडिटर। हम कौन है? यूजर ऑडिटर। देखो, यूजर एंटिटी के यूजर ऑडिटर। अच्छा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑडिटर होगा तो सर्विस ऑडिटर। क्लैरिटी है? तो ये जार्गन्स आपको पता होने चाहिए। मैं तभी तो बता रहा था इतना कॉम्प्लेक्स है। तुम लोग अगर 10 बार भी रीड कर लो तुम्हारे दिमाग की खिचड़ी बन जाए कि करना क्या है इसमें। तो करना क्या है समझ आया कि कंट्रोल्स की दुनिया है ये सिर्फ रिस्क असेसमेंट का आयजा है कि तुम्हें रिस्क असेस करना है। 402 की कंसिडरेशंस कब आएंगी? जब तुम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज करेगी? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों इजाजत तो आपकी इजाजत तो आगे चलें। सही है, ओके, जल्दी बता दें भाई। हाँ जी बच्चों, हाँ जी। अब फिर वो कहता है कि ये आयजा अप्लाई नहीं होता तब जब फॉर एग्जाम्पल सारे कंट्रोल्स आपने लगाए हुए, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एक एंटिटी ने बैंक को बोला, सही है, कि पैसे ट्रांसफर कर दो, हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ना। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हर महीने पैसे इसके बाद चले जाने चाहिए। ये क्या हो गई? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। भाई
इसमें वो मेरी कंपनी का कुछ भी मैनेज नहीं कर रहा, सिंपल है, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मुझे सर्विस दे रही है, बट दैट डज नॉट रिलेट टू ऑडिट। ये एक ऐसी सर्विस वो दे रहा है जो मेरे लिए कुछ वो मैनेज नहीं कर रहा, ना मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैनेज कर रहा है, उल्टा मेरे कहने पे, मेरी इंस्ट्रक्शन पे एक काम कर रहा है, मेरी इंस्ट्रक्शन पे बस एक काम कर रहा है। तो क्या ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इस आइजा के एम्बेड में आती है? नहीं। एक और एग्जांपल, मैंने कहा ये एंटिटी है, इसने अपने ब्रोकर को कहा कि भाई एक काम कर, शेयर परचेज कर ले। हाँ भाई। दूसरा, मैंने कहा शेयर बेच दे। क्या ये ब्रोकर सर्विस दे रहा है मुझे खरीदने और बेचने की? उसकी डिस्क्रिशन है या मेरी डिस्क्रिशन है? खरीदना बेचना हमारी डिस्क्रिशन है। वो सिर्फ क्या कर रहा है? ऑर्डर सुन रहा है, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, सर्विस नहीं दे रहा। दे रहा है तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? है। इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि सारी चीज़ें तो मेरे कंट्रोल में है, तो मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को सोचना नहीं है। तो ये बता दो ज़रा, जिसको मैंने पेरोल आउटसोर्स किया हुआ था उसको भी तो मैंने ही कहा था कि भाई तुम पेरोल देखो, बट पेरोल दे के भूल गया था मैंने कहा भाई कैलकुलेशन भी तू कर, डिडक्शन भी तू कर, आवर्स भी तू देख, पेमेंट भी तू कर, मुझसे नेट पैसे ले लियो। अब बताओ डिस्क्रिशन किसकी? उसकी। तो अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, इसमें एक डिस्क्रिशन किसकी? हमारी। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लॉजिकल सी बात है कि यस। तो अगर सारी अथॉरिटी मेरे पास है तो आई डोंट इवन बॉदर अबाउट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सब तो यही है, तो वो तो नॉर्मल कंट्रोल्स में टेस्ट हो जाएगा ना, या अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। ऑनलाइन में जल्दी बताओ, बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देख भी लेते हैं। दिस आइजा डज नॉट अप्लाई टू अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सही है जी, दैट आर लिमिटेड टू प्रोसेसिंग फॉर एंटिटीज अकाउंट हेल्ड at the financial institution, transactions that are specifically authorized by the entity, such as processing checking account transaction by the bank और processing of security transaction by a broker। दोनों बातें समझ आती हैं? कौन सा? हाँ, मतलब CDC, हम CDC को नहीं बोलते, ब्रोकर को बोलते हैं। CDC तो हमारा एक अकाउंट टाइप है, वहाँ पे रखे हुए होते हैं बस। CDC एक ट्रस्टी है, दो चीज़ों को मिक्स नहीं करो। ब्रोकर ब्रोकरेज हाउस में बैठता है, उसको तुम बोलते हो वो तुम्हें शेयर खरीद के देता है, क्योंकि उसके बाद बायर भी होता है, सेलर भी होता है। वो तुम बोलते हो भाई यार मैं मेरे सेल पे लगा दे, वो देखता है चल भाई तेरे को चाहिए, तेरे को चाहिए, तेरे को चाहिए, जिसको किसी को चिपका देता है, बीच में अपना क्या रखता है? कमीशन। पर ये शेयर इस अकाउंट से निकल के उस अकाउंट में चले गए, दैट इज CDC। वो एक ट्रस्टी है, एज ए ट्रस्ट ऑपरेट कर रहा है। बात समझ आ रही है? वो एक ट्रस्टी है, तो CDC फी जाती है। बात समझ आ रही है? तो CDC फी का मतलब ये है कि भाई CDC कंपनीज से, जो लिस्टेड कंपनीज है, उनसे पैसे लेती है। वो कहती है भाईजान मैं कोई मतलब मुफ्त का इदारा तो नहीं चला रही ना, मैं तो आपके शेयर्स की मतलब हवाला है मेरा पूरा यहाँ पे कि भाई इसके शेयर इतने, इसके शेयर इतने, तो मैं तो पूरा मैचिंग कॉन्सेप्ट चला रही हूँ, तो आप मुझे पैसे दें। पर वो पैसे कौन दे रहे होता है? कंपनीज। बात क्लियर है? ऑनलाइन में तो यहाँ तक बात क्लियर है? तो CDC डिफरेंट एंड ब्रोकर इज डिफरेंट, सही है? जैसे ही ब्रोकर करेगा वो T+2 पे दूसरे दिन अकाउंट में चेंज हो जाता है वो। अच्छा सर, अगर सैलरी अकाउंट को आउटसोर्स करने में भी कंट्रोल सारे एंटिटी के पास हो तब भी नो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर एक बात है, सैलरी अकाउंट को आउटसोर्स करने में भी कंट्रोल्स सारे एंटिटी के पास हो तो मैं आउटसोर्स करूंगा क्यों? सवाल तो ये है। तो ये तो वैसे भी होता है। देखो फॉर एग्जांपल आज अगर EY है तो EY के अंदर हम सबकी सैलरी जो है वो इस सिस्टम में बनी हुई है, सारे कंट्रोल्स। यहाँ पे हम बैंक को एक इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, एक डेबिट इंस्ट्रक्शन, एक फाइल बना के देता है बैंक, बैंक बोलता है भाई इसमें प्लॉट करके दे दो, वो खाली अपलोड करके ट्रैक्टर सबके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। क्लैरिटी है ना? तो जिस सबके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे चले जाएंगे तो पंचायत ही खत्म हो गई, तो फिर तो उधर जाने की नीड ही नहीं है ना, तो इससे पैसे भेजने के लिए किसको क्यों रखूँगा? सिंपल सी बात है, सही है? क्लियर हो गया? अच्छा तो अब पहले ये बता दो
कि क्या यहाँ तक बात समझ आती है कि वाई डू वी हैव टू अंडरस्टैंड दी कंट्रोल्स इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो यहाँ से रिलेटेड है। अब क्योंकि हैवी है तो इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ। आज हमने सिर्फ स्कोप देखा है, अगली क्लास से इसकी पेस ऊपर चली जाएगी। अच्छा पेस हो सकता है मैं थोड़ी और भी स्लो करूँ, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल्स अभी थोड़े से घबराहट होती है, देख रहा हूँ मैं। जब कंट्रोल सुनते हो ना तो घबराहट होती है, पर एटलीस्ट सुन के समझ आ रहा है कि इसका हाँ, तो कंट्रोल्स देख लेना एक बार, जो बचपन में देखे ना कंट्रोल, एक बार रिकॉल कर लो उसको, बस क्लैरिटी ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। फिर कल हम देखेंगे कि भाई देखो लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, खाली ये देख लेते हैं। ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू करता हूँ, तुम लोग बिदक जाते, तुम बोलते भाई किधर कंट्रोल आ गया। अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये एरर्स होते हैं जिसको पकड़ने के लिए कंट्रोल टेस्ट होते हैं, क्योंकि अब कंट्रोल यहाँ नहीं वहाँ पर है। तो अब इन कंट्रोल को कैसे समझना है, क्या करना है, वो अगली क्लास में सीखते हैं। सही है जी, चलें जी, थैंक यू, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।